हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अध्याय 4 की ये हमारी 9वीं क्लास है और आज की क्लास में हम धारा विद्युत से संबंधित किरचॉफ के नियमों को समझने वाले हैं। ये नियम ओम के नियम का विस्तार मात्र हैं, यानी कि ओम के नियमों को ही विस्तृत रूप से इन नियमों में समझाया गया है। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, बीच में इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रश्न क्रमांक 26 देखिए, धारा विद्युत से संबंधित किरचॉफ के नियम लिखिए, बस समझाइए। धारा विद्युत से संबंधित किरचॉफ के नियम लिखिए, बस समझाइए। तो किरचॉफ ने धारा विद्युत से संबंधित दो नियमों का प्रतिपादन किया था। पहले हम किरचॉफ के प्रथम नियम को पढ़ रहे हैं। तो किरचॉफ का पहला नियम था, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, संधि यानी एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बहुत सी धाराएँ आती हैं और कुछ धाराएँ जाती हैं। संधि यानी ऐसा स्थान जहाँ पर कुछ धाराएँ आती हैं और कुछ धाराएँ जाती हैं। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, सॉकेट, जहाँ पर बहुत से प्लग लगे होते हैं, कुछ धाराएं वहाँ पर आती हैं और कुछ धाराएं जाती हैं, तो हम इलेक्ट्रिक बोर्ड को संधि बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है नियम? किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको आप एक चित्र की सहायता से समझिए। मान लो ये हमारी एक संधि है और इस पर कुछ धाराएँ आ रही हैं और कुछ जा रही हैं। ये धाराएँ हैं हमारी सारी। ये हमारी धाराएं हैं। ठीक है, इसे हम I1 नाम देंगे। ये अंदर की ओर आ रही है, ये बाहर जा रही है, इसे हम I2 नाम देंगे। ये फिर से अंदर की ओर जा रही है, I3 नाम देंगे। ये बाहर की ओर जा रही है, I4 नाम देंगे। ये अंदर की ओर जा रही है, I5 नाम देंगे। और ये बाहर की ओर जा रही है, I6 नाम देंगे। ठीक है, ये हमारी एक संधि है और यहाँ पर कुछ धाराएं अंदर की ओर जा रही हैं, कुछ धाराएं बाहर की ओर जा रही हैं। तो नियम क्या है? किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी यहाँ पर अगर हम समस्त धाराओं के योग को निकालें तो वह शून्य आएगा। तो बस आपको ये ध्यान देना है। किरचॉफ के नियम को हम शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं? अर्थात सिग्मा I बराबर 0। सिग्मा यानी होता है बीजगणितीय योग और I यानी होता है धारा। तो यहाँ पर क्या है? धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य है। बस किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चित्र में संधि O पर I1, I2, I3, I4, I5 व I6 आदि धाराएं मिल रही हैं। अब किरचॉफ ने क्या बोला था कि जो धाराएं संधि की ओर जाती हैं, यानी अंदर की ओर जाती हैं, वो धनात्मक होती हैं और जो धाराएं बाहर की ओर जाती हैं वो धाराएं ऋणात्मक होती हैं। किरचॉफ के अनुसार संधि की ओर जाने वाली धाराएं धनात्मक, संधि की ओर जाने वाली धाराएं धनात्मक व संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। अर्थात हम क्या करेंगे? हमारी I1 धारा संधि की ओर जा रही है, प्लस रहेगी। I2 धारा संधि से दूर जा रही है तो माइनस की हो जाएगी। I3 धारा संधि की ओर जा रही है, फिर से प्लस। I4 बाहर जा रही है, माइनस हो जाएगी।
I5 फिर से अंदर आ रही है तो फिर से प्लस हो जाएगी, I6 बाहर जा रही है तो माइनस ले लेंगे। तो सबका योग क्या होगा, हमारा बीजगणितीय योग 0 होगा। अब हम प्लस प्लस की एक साइड रख लेंगे, I1 I3 I5, और माइनस की धाराओं को उस साइड ले जाएंगे तो ये भी प्लस में हो जाएंगी, I2 I4 I6। इसका मीन क्या है, ये कौन सी धाराएं हैं, संधि की ओर जाने वाली धाराएं हैं। I1 I3 और I5 संधि की ओर जाने वाली धाराएं हैं, और ये वाली हैं हमारी संधि से दूर जाने वाली धाराएं। तो हम लिख देंगे, अतः स्पष्ट है कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग, संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम हमारा कंप्लीट हो गया है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है, यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। इसे संधि नियम भी कहते हैं, संधि नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किरचॉफ का पहला नियम हो गया है। आपको इसमें एक लाइन ऐड और कर देना है, इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं, इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है। इसको हाईलाइट करना है क्योंकि यह उल्टी आती है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत के अनुकूल है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है। इस नियम को आप एक बार रिवाइज और कर लीजिए। इसे याद करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ए वाली लाइन याद रखना है, सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा यानी बीजगणितीय योग, आई यानी धाराएं, अर्थात किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बस स्टार्टिंग में लगा देना है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। फिर आपको क्या करना है, 5-6 धाराएं ले लेनी है और उसमें एक संधि पर ज्वाइंट कर देना, कुछ अंदर की ओर जा रही हैं, कुछ बाहर की ओर जा रही हैं, और फिर आपको अंदर की ओर जा रही हैं वो प्लस रहेंगी और जो बाहर की ओर जा रही हैं वो माइनस रहेंगी। तो लिख देना है, किरचॉफ के अनुसार संधि की ओर जाने वाली धाराएं धनात्मक व संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। ये हमने लिख दिया है। फिर प्लस प्लस वाली एक साइड रहेंगी हमारी और माइनस माइनस वाली दूसरी साइड चली जाएंगी, तो प्लस वो भी हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या निकल रहा है कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। इसे संधि नियम या किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं, और यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है। ठीक है, अब हम किरचॉफ के दूसरे नियम को देखते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम देखिए, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में बहने वाली धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो याद करने की दृष्टि से ये नियम बहुत कठिन है। आपको इसके एक एक स्टेप को समझना होगा, तभी ये नियम आपको याद होगा। ये नियम बहुत ही मुश्किल से याद होता है अगर आपने समझा नहीं, लेकिन यदि आपने एक बार इसे समझ लिया, इसके कंसेप्ट को समझ लिया, तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो इसे हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं, अर्थात सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा ई, सिग्मा आई आर बराबर ई। सिग्मा यानी बीजगणितीय योग, आई यानी धाराओं, आर यानी प्रतिरोधों, सिग्मा यानी फिर से बीजगणितीय योग है, और ई यानी है विद्युत वाहक बलों। तो अभी नहीं देखिए, अभी आप केवल चित्र को समझिए। इसके हमने इसमें 3 लाइनों को ले लिया है। चित्र अगर समझ में आ गया तो फिर सारा प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा।
इसमें हमने 2 सेल ले लिए हैं, पहला सेल और ये दूसरा सेल। इसके साथ में हमने तीनों लाइनों में एक एक प्रतिरोध लगा दिया है। ठीक है, इसे हम R1 नाम देंगे, इसे R2 नाम देंगे और इसे R3। इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 होगा, इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 होगा और इस सारे सिस्टम को हम बंद कर देंगे, क्योंकि यह नियम केवल बंद जाल में ही लागू होता है। बंद जाल यानी बंद बॉक्स में, बंद संरचना में। अगर इसको हम खुला छोड़ देंगे तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू नहीं होगा। अब देखिए, प्लस से माइनस की ओर धारा बहने लगेगी, प्लस की ओर। इसमें धारा कौन सी बहेगी हमारी? I1, और यहाँ को धारा कौन सी जाएगी? I2। तो ये वाली धारा जब यहाँ पर आ जाएगी और ये वाली धारा भी यहाँ को जाएगी, इसको भी यहाँ जाना है और इसको भी यहाँ जाना है, तो यहाँ पर जब धाराएँ ये आएंगी इस बिंदु पर हो जाएंगी I1 प्लस I2। यहाँ पर कैसी हो जाएंगी धाराएँ? दोनों धाराएँ इसी ओर आ रही हैं, तो I1 प्लस I2, इस लाइन में धाराएँ जाएंगी I1 प्लस I2। इस सारी संरचना को हमें नामकरण रख देना है A, B, C, D, E, F। ठीक है, अब देखिए इसे, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में बहने वाली धाराओं, इस लाइन से पूरा का पूरा नियम निकल आता है। धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों, धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। फिर से देखो, धाराओं एवं प्रतिरोधों, उनके संगत प्रतिरोधों के इंटू यानी क्या होगा हमारा? गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, केवल इसे देखिए, धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों, धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का इंटू यानी गुणनफलों का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से देखिए, धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बस अब आपको इसे सिस्टम से बोल देना है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में बहने वाली धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए एक बार, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में बहने वाली धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आप इस चित्र को देखिए, इसमें हमें 2 बंद जाल दिख रहे हैं, एक ऊपर वाला बंद जाल है और एक नीचे वाला बंद जाल है। जब हम ऊपर वाले बंद जाल में नियम लगाएंगे, पहले हम लिख देंगे इस चित्र में 2 बंद जाल A, B, C, D। पहला वाला बंद जाल क्या है? A, B, C, D, A, तथा दूसरा होगा D, C, F, E, C, D, C, F, E, D हैं। इस चित्र में 2 बंद जाल, पहला वाला क्या है? A, B, C, D, A। यहाँ तक फिर से ले जाना होगा क्योंकि तभी बंद होगा। A, B, C, D, A, और दूसरा होगा D, C, F, E, D, D, C, F, E, D। तो हम सबसे पहले हम पहले वाले बंद जाल को लेते हैं। पहले बंद जाल में इस नियम के अनुसार तो क्या होगा? सबसे पहले हमें धारा लेना है। तो पहले बंद जाल में कौन कौन सी धाराएं बह रही हैं हमारी? I1 धारा बह रही है। I1 के साथ में प्रतिरोध कौन सा है? I1 के साथ में जो प्रतिरोध है वह है हमारा R1। ठीक है, आ रहा समझ में? I1 R1 इसके अनुसार ले लिया है हमने। अब इसी बॉक्स में और धाराएं क्या है हमारी? इसी बॉक्स में एक धारा और है I2, और इसके साथ में जो प्रतिरोध संगत प्रतिरोध वह है R2।
ठीक है। और इनमें विद्युत वाहक बल क्या है हमारे E1 E2। सबसे पहले इनके बीच में हमें चिन्ह लगाना है। I1 R1 और I2 R2 के बीच में जो चिन्ह लगना है भाई हमारा माइनस लगना है। क्यों लगना है माइनस? क्योंकि देखिए यहाँ से जो धारा जा रही है ये सोर, और अगर हम नीचे वाले की बात ना करें तो ये धारा जा रही है सोर, ये वाली ये सोर आएगी और ये वाली ये सोर जाएगी, तो क्रॉस हो रही है दूसरे को, क्रॉस होंगी तो माइनस चिन्ह आएगा। बराबर में हम क्या लिख देंगे E1 माइनस E2, क्योंकि लिखना क्या था हमें, धाराओं और संगत प्रतिरोधों का इंटू करना था एक साइड, और एक साइड विद्युत वाहक बलों को लिखना था। तो इसमें दो बार हमारी धाराएं I1 R1 I2 R2 और बराबर में E1 माइनस E2। अब हम लेंगे अगले बॉक्स को, द्वितीय बंद जाल DCFED में। इसमें देखो, इसमें हमारी कौन सी धारा बह रही है, दूसरे वाले बंद जाल में I2 R2 है, I2 R2। और एक बार और है ये वाला सिस्टम पूरा, धारा यहाँ है I1 प्लस I2 और इसका इंटू होगा हमारा R3 से, और इसके बीच में हमारा जो चिन्ह लगेगा, इसके और इसके बीच में हमारा जो चिन्ह लगेगा, इनके बीच में वह प्लस लगेगा, क्योंकि यहाँ से धारा इस ओर जा रही है और धारा का कोई क्रॉस नहीं हुआ है, तो बीच में प्लस आएगा। और बराबर में लिखना है हमें विद्युत वाहक बल। तो इतने बॉक्स में केवल एक ही विद्युत वाहक बल है, वह है E2, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया है, किरचॉफ के नियमों को दोनों बंद जालों में लगा दिया है। तो लिख देना है नीचे के, यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है, यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है। इसे जाल नियम या लूप नियम भी कहते हैं, लूप नियम भी कहते हैं। इसे बोल्ट्जता नियम भी कहते हैं, बोल्ट्जता नियम, ये अन्नाम है इनके, इसे बोल्ट्जता नियम भी कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है, ठीक है। पिछला नियम था आवेश के अनुकूल और यह है ऊर्जा के अनुकूल। तो आप इन दोनों नियमों को देख लीजिए बड़े ध्यान से।